गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग करेंगे बेटा। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है अकाउंटिंग के अंदर में। और इस चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 है अग्रवाल साहब की बुक का। और हम लोग कौन सा डे कवर कर रहे हैं आज क्लास 11 के लिए? है हमारा डे 13 है। ये चैप्टर बेटा बुक से करा रहा हूँ, एक थ्योरेटिकल चैप्टर हमारे पास है बेटा। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास टू बेसिस होते हैं बेटा। तो हाउ मेनी बेसिस आर देयर? टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर देयर। पहला जो बेस है बेटा कैश बेसिस है और दूसरा कौन सा है बेटा? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो इन दोनों बेसिस को हम कवर करेंगे और साथ साथ में दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको मालूम ही है, ये हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। और इसमें हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस नॉट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। और दूसरा हमारा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट है। और कैश बेसिस अकाउंटिंग का कहता है कि जब पैसा आएगा तभी इनकम मानेंगे। छोटी सी बात कहूँ, मान लो 2018 में सामान बेचते हो, 2018 में आपने सामान बेचा और पैसा आपको 2019 में मिला और 2000 कुछ पैसा 2020 में मिला, तो 2018 में उसकी सेल जीरो मानेंगे आप। यानी कि जब पैसा मिलेगा तभी हम इनकम मान लेंगे उसको। और इसका उल्टा सोचो, अगर 2022 में सेल करनी है, उसका पैसा आपका पास 2018 में आ जाए तो उसको कब की सेल मान लेंगे? 2018 को। इसका मतलब जब पैसा आ गया तभी इनकम है वो। ये कौन कहता है बेटे? कैश बेसिस अकाउंटिंग। जब पैसा जाएगा तभी क्या है हमारा वो एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। चलो हम करेंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन कैश बेसिस अकाउंटिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कौन सा बढ़िया है? जो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है वो है हमारा एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न्ड और द लॉस इंकर्ड बाय द बिजनेस। जो हमारा बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमारा मेन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है इसमें। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे दो मेथड है, एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा हमारा है एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम इनके डिफरेंस पे आएंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज ट्रांजेक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड। जब कैश ट्रांजेक्ट होगा, जब आपको पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रिसीट ऑफ द कैश। लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। यानी जब पैसा आएगा तभी हम उसको क्या मानेंगे? अपनी इनकम मानेंगे। और जब पैसा जाएगा तभी उसको हम एक्सपेंस मानेंगे। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। वो हमारे लिए क्या माना जाता है? अपना प्रॉफिट और लॉस माना जाएगा। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो आती है वो ये है कि यानी कि यहाँ पे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं और जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कंसीडर, यानी व्हेन द कैश बेसिस अकाउंटिंग इज फॉलोड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम आर नॉट कंसीडर। ये हम लोग इनको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हम लोग बेटा। ठीक है। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब एंड स्कूल्स इन इज एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। हम करेंगे जो स्कूल्स होते हैं बेटा वो है ना, एक उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। जैसे आपके हम बात करें तो हॉस्पिटल्स हो गए, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे के सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये सारे अपने अकाउंट कैश बेसिस पे बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कैश बेसिस पे। लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या कहती है? कौन सा मेथड बेस्ट है? एक्यूरेट मेथड। ईस्ट और वेस्ट, एक्यूरेट इज द बेस्ट। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये चारों टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, वो हमने पहले ही बताई है आपको। यानी कि क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब पता है, आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट विच हैव नॉट येट बीन पेड, जिसको हम लोगों ने पे नहीं करा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिनको हम एडवांस में पे कर चुके होते हैं। एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी तक हमें जो रिसीव नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्रूड इनकम बोलते हैं। यानी कि बट इज नॉट येट बिकम ड्यू एंड देयरफॉर हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। यानी कि अब एक्रूड इनकम का एग्जांपल कैसे लें? मान लीजिए अग्रवाल मोबाइल स्टोर क्या करता है? किराए पे चीज़ें देता है। किराए पे मान लो उसका किराए पे उसने कोई मकान दिया, मान लो उनका बिजनेस किसके का है अग्रवाल मोबाइल स्टोर, वो किराए पे भी कुछ जगह दे देते हैं। तो किराए पे क्या हुआ? उनको किराएदार ने अभी तक किराया नहीं दिया। किराएदार ने उनको अभी तक क्या नहीं दिया? किराया नहीं दिया। क्या अग्रवाल स्टोर की इनकम मान ले? हाँ, हम एक्यूरेट बेसिस करते हैं तो हम जरूर मानते हैं। यानी कि एक्यूरेट बेसिस ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि हम इनकम को मान लेते हैं व्हेन द ट्रांजैक्शन इज बीन टेकन प्लेस। लेकिन यहाँ हम क्या समझेंगे बेटा? एक्रूड इनकम का मतलब केवल आपको यही समझना है जो इनकम मैंने, यानी क्या हो गई ये
यानी कि अर्न तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई है, यानी कि मैंने किराएदार को मकान तो दे दिया है लेकिन मुझे अभी किराया रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन वो किराया मैं डिज़र्व तो करता हूँ। एक्रूड इनकम के लिए हमेशा आप वो एग्जांपल याद रख लेंगे, रेंट वाला, रेंट रिसीव्ड, यानी कि रिसीव नहीं हुआ, यानी कि रिसीव होने वाला है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूड रेंट हो जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, इट इज एन इनकम विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज़ बीन अर्न। गुड्स टू बी सोल्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर, यानी कि अभी हमने सामान नहीं बेचा लेकिन उसका पैसा हमें मिल गया है। तो ये 4 एक्सपेंसेस हैं, 4 इनकम और एक्सपेंसेस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो हमारा क्या होगा, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास निकल के आई हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव एडवांस। इनको हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर कर लेंगे, यानी कि हमने एक्सपेंस पे करा है, चाहे इस साल का पे कराओ, चाहे पिछले साल का पे कराओ, चाहे अगले साल का पे कराओ, हम एक्सपेंस मान लेंगे क्योंकि पैसा जाता है। और इनकम रिसीव एडवांस में हमें एडवांस से पैसा मिल गया है तो हम उसको अपनी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। चलिए, अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये एक तो सिंपल है, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। पैसा आ रहा है तो हमारी इनकम है, पैसा जा रहा है तो खर्चा है। 5वीं पास में कहता हूँ, 5वीं पास क्या कर सकता है, इसको कर सकता है, यानी कि इट इज़ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड एडवांस इज नॉट मेड। इनके लिए एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, कितने महीने का है, कितने महीने का नहीं है। अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एस्टिमेट्स नहीं करने पड़ते, कुछ जजमेंट नहीं करना पड़ता कि हमारा इतने महीने का पेंडिंग है, इतने महीने का पेंडिंग है। सीधी सी बात है, पैसा आ गया, इनकम चला गया, एक्सपेंस। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन और कैश बेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे कि मैक्सिमम काम किस में होता होगा, कैश में होता होगा, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये वाला मेथड क्या होता है, अच्छा होता है। जिसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया आपको, जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल है, हमारे पास क्लब है, यानी इनमें क्या होता है, कैश का ही काम होता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, भाई पैसा बाद में दे दूंगा, नहीं, पैसा आपको पहले ही देना है। स्कूल के अंदर में उधार कर लो, नहीं, आपको पैसा तुरंत दे देना पड़ेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करती हैं, आपके कैश बेसिस अकाउंटिंग। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, देखिए। इट डज नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट्स। इससे जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज जो आती है, इट बिकॉज इट इग्नोर द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम एंड इनकम इन रिसीव्ड एडवांस। इनको इग्नोर करता है, तो इसलिए क्या नहीं करते, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। इससे ट्रू एंड फेयर नहीं आता, मतलब जेन्युइन हमारे पास पिक्चर सामने नहीं आती है। आगे चलते हैं, डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं करता, क्यों, इनकम आनी चाहिए, चाहे वो इस साल की हो, चाहे पिछले साल की हो, चाहे अगर आगे तो उसको इनकम मान लेंगे, यानी मैचिंग प्रिंसिपल का बैंड बच जाता है इस क्वेश्चन के अंदर में, यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 years। इसलिए कंसिस्टेंसी भी नहीं आती, क्योंकि कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स को क्या नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। इसके लिए तो खर्चा कर दिया तो वो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, इसीलिए इसको हम एक्यूरेट नहीं मानते। छोटा सा इलस्ट्रेशन है, देखेंगे, और सेम क्वेश्चन को हम बाद में भी करेंगे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 अशोक की कैश सेल हुई है, कितने की बेटा, 3,90,000 की हुई है। क्रेडिट सेल कितनी हुई है, 1,60,000 रुपये की, ठीक है जी। एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 2,70,000 के हुए हैं, और आउट ऑफ विच 180,000 इज स्टिल टू बी पेड। फाइंड आउट द अशोक की इनकम कैलकुलेट करनी है फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए। पहली बात है कि अब देखो सेल कितनी हुई है, आप कहेंगे 390 की सेल हुई है, क्रेडिट सेल 160 हुई है, तो ये नहीं समझता, ये तो क्या समझेगा, केवल कैश की भाषा को समझेगा। कैश आया है वही सेल मानेंगे, तो कितनी सेल मानेंगे हम, 390। अब एक्सपेंस 270 के हैं, 80,000 के स्टिल टू बी पेड, स्टिल टू का अभी पे नहीं करे, तो खर्चा 270 का नहीं मानेंगे हम लोग, 270 का। 270 में तो 80,000 माइनस कर लेंगे, यानी कितना एक्सपेंस मानेंगे, खाली 190 का मानेंगे। कितना मानेंगे, 190 का। और हमारे इनकम का फॉर्मूला तो मालूम है आपको, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो देखिए रेवेन्यू कितना है हमारे पास यहाँ, 390। एक्सपेंस कितना आया जो कैश में जा रहा है, वो 190 है, सॉरी वो 390 था। अल्टीमेटली 2 लाख रुपए की मेरी इनकम मान ली जाएगी, यानी क्रेडिट सेल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी कंसीडर, यानी कंसिडर नहीं होते। इसीलिए इस मेथड को हम लोग अच्छा भी नहीं कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। चलिए अगला मेथड आया है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम इज रिकॉर्डेड एज ए इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड। मैंने बताया ना, जब इनकम अर्न्ड हो गई है, एक्रू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज एज अ सेल रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। सेल अगर उधार में बेच दिया तो आप उसको कंसिडर कर लेंगे। हमने पहले भी एग्जांपल दिए आपको, रेंट है, अगर आपने मार्च का पे करा है नहीं करा, लेकिन एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक्चुअली में, बिकॉज ये क्या हो गया, डी हो गया है। लेकिन ये सिस्टम बहुत अच्छा है। एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सपायरेशन एंड फॉलो 2 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक तो क्या फॉलो करता है बेटा, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है।
ठीक है। इट मे बी नोटेड कि कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर कंपनीज टू फॉलो द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि 2013 में ये एक्ट उनको फॉलो करता है। अब एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो इट इज़ मोर साइंटिफिक, ज़्यादा डिटेल में जाना, साइंटिफिक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शो द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये कंप्लीट पिक्चर बताता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और इनकम रिसीव एडवांस, इन चारों चीज़ों को कंसिडर करता है। दिस बेसिस डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, इससे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आता है, यानी कि कंप्लीट पिक्चर है, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस है। इट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट और लॉस आता है इससे, उससे ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं आता था। इट रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय एडजस्टिंग, इन चारों चीज़ों को एडजस्ट करते हैं हम लोग इसके अंदर में, ठीक है। ये सारे इनके प्लस पॉइंट हैं और ये जेन्युइन है हमारे पास। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कमियां क्या हैं, हर मेथड की कमियां होती हैं। दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेस्ड अकाउंटिंग, सिंपल नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबरेट, बहुत एलोबरेट हो जाती है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर में, ये डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। क्विक अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल, बहुत जल्दी से हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे क्योंकि काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है उन चारों चीज़ों की, इस कारण से। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ बेटा सेल दोनों लेंगे हम, कैश सेल भी लेंगे, क्रेडिट सेल भी लेंगे। पहले जो सवाल किया था अगर आपको याद हो तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 को आप देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की जो सेल दे रखी थी, दोनों सेल ले ली, कैश और क्रेडिट, 5,50,000। एक्सपेंस भी टोटल ले लिया, चाहे पे करा या नहीं करा, इनकर तो हो गया ना 270, तो अल्टीमेटली इनकम कितनी आ जाएगी 2,80,000। तो 80,000 एक्सपेंस स्टिल टू बी पेड बिलोंग टू दिस ईयर, हैंस आर टू बी चार्ज टू द रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम डायलॉग भी बोलते हैं बेटा, यानी कि आपको क्या करना है, जब एक्यूरेट बेसिस फॉलो करना है तो आपको इस साल के खर्चों को ही लेना होता है। हम डायलॉग बोलते हैं इस साल का हमें एक्सपेंस को छोड़ना नहीं है और पीछे वाले साल के या अगले वाले सालों को खर्चों को हमें लेना नहीं है। इस साल का छोड़ना नहीं है, आगे पीछे देखना नहीं है। फिर रिपीट करता हूँ, इस साल के एक्सपेंसेस को छोड़ना नहीं है और पीछे साल के एक्सपेंसेस जो हैं, अगले साल वाले एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं, उनको हमें कंसिडर नहीं करना। और कैश बेसिस में क्या करना है, हमें इस साल में भी कैश आ गया तो भी रिकॉर्ड करेंगे, पिछले साल का आ गया तो भी रिकॉर्ड करेंगे, अगले साल का आ गया तो भी रिकॉर्ड करेंगे। कल को पैसा चला जाता है, चाहे इस साल का जाए, चाहे पिछले साल का जाए, चाहे अगले साल का जाए, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे दो कंसेप्ट हैं और एक छोटी सी हम टेबल के थ्रू इनके बीच में डिफरेंस करेंगे आज। तो यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। सबसे पहली बात आती है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पे बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। पहला पॉइंट है आपके एग्जाम में आ सकता है ऑन दैट बेसिस कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे केवल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, ये आपने पढ़ाई है। और प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव एडवांस। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द P&L अकाउंट। आप मोटा मोटा क्या याद रख लेंगे, दे आर बीइंग, ये क्या करते हैं हम लोग, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग जो होते हैं आर अकाउंटेड इन द P&L अकाउंट, और एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव एडवांस आर शोन इन द बैलेंस शीट। इनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, इसका रीजन अभी बाद में बताएंगे आपको। और प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड। सिमिलरली एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव एडवांस आर नॉट एडजस्टेड, यानी कि इनको यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया था चारों चीज़ों को, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे इनको क्या कहता है, एडजस्ट किया जा सकता है, केवल आप यही लिखेंगे, ठीक है जी। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम लोग, अगला यानी कि इन चारों को यहाँ एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट नहीं करते। प्रॉफिट और लॉस यहाँ करेक्ट आता है और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आपका करेक्ट नहीं आता, नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट निकलता है दोनों जगह, यहाँ करेक्ट आता है या करेक्ट नहीं आता। टेक्निकल नॉलेज, यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होगी। एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, मैनी एडजस्टमेंट चाहिए होती हैं चारों चीज़ों की, लेकिन यहाँ कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, मैंने बताया था। और यहाँ पे 5वीं पास भी इसको कर सकता है, मैंने बताया था। लीगल पोजीशन क्या है, एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट से रिकॉग्नाइज्ड है, और जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग है वो कंपनीज एक्ट से रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब जेन्युइन नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है बिकॉज से करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है और बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन बेटर आती हैं। और जो कैश बेसिस अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज डज नॉट रिवील द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होती। रिलायबिलिटी, नेचुरल सी बात है, ये ज़्यादा रिलायबल है। एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड रिवील करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। दिस इज नॉट रिलायबल बिकॉज ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड और मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एक तरह से फॉलो नहीं होता, इस कारण से ज़्यादा रिलायबल नहीं है। सुटेबिलिटी, एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर द बिजनेसेज एट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय द एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इट रिक्वायर इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है। तो सुटेबिलिटी क्या होती है कि इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय द एक्यूरेट, वो एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में यही फॉलो करती हैं। कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस
और प्रोफेशन सच है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर एक्सेट्रा, सिंस दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन भी कम चाहिए होती है और इनका जो मैक्सिमम काम होता है वो किसके ऊपर होता है बेटा, कैश के अंदर होता है। तो बेटा इस तरह से हम करेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम क्या लेके आएंगे, अपने कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे।